चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और कुछ अच्छा सीखने को मिले, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ या फिर उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन में बोला, यदि 6 अंकों की संख्या 11 P देन 9 Q 4 को जब हम 24 से विभाजित करते हैं, कितने से 24 से विभाजित करते हैं, 24 से विभाज्य हो तो पी क्यू का अधिकतम मैक्सिमम पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम मान पूछा है हमसे। ठीक है, मैक्सिमम मान मतलब वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे वो हाई होनी चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 11P, ठीक है, देन 9 एंड Q एंड 4 है। इसको जब हम 24 से विभाजित कर रहे हैं तो 24 के फैक्टर कर लो, क्योंकि 8 3 24 या 3 8 24। यहाँ पर दो रूल लगते हैं, एक तो 3 का रूल लगेगा, एक हमारा 8 का रूल लगेगा। 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में क्या हो, 8 का भाग चले जाए। ठीक है, और 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। कहने का मतलब है, अगर जो अंक हैं, ठीक है, जो डिजिट्स लिखी हुई हैं हमारे पास में, उनका योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या विभाज्य होगी। चलिए, तो P और Q के मान निकालने के लिए सबसे पहले Q का मान निकालते हैं। तो Q का मान निकालने के लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इसमें 8 का विभाजन देते हैं। किसका? 8 का, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का जाएगा। तो 8 ही कम 8, 1 बच रहा है यहाँ पे। अब 8 दूनी 16 में कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर कितना ले लूँ, 6 ले लूँ। Q का मान अगर मैं 6 रखता हूँ तो 8 दूनी 16 बट 4 नहीं जाएगा, तो 8 3 24 करना होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 16 17 18। तो 18 का मतलब है यहाँ कितना ले लूँ, 8 ले लूँ। अगर मैंने 8 लिया तो देखो 8 का विभाजन करो, 8 एकम 8, बचा कितना, 1। 1 और 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 दूनी 16, 16 के बाद में बचा कितना, 2, और 2 और 4 मतलब 8 3 24। 8 से विभाजन हो रहा है, इसका मतलब है Q का मान निकल के जो आया हमारा मैक्सिमम वो कितना है, 8 है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। 2 डिजिट में नहीं ले सकता। आप बोलो 8 के बाद और नंबर होंगे, भाई वो 8 छोड़ने के बाद होंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब P की वैल्यू की बात करते हो तो P का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 2 9 10 11 हो गया, 11 और 4 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो 23 प्लस P, ठीक है, P का मान निकाल रहे हैं। ये नंबर जो है 3 से विभाजन हो जाना चाहिए, लेकिन P का मान मैक्सिमम रखो। देखो P का मान 1 रख सकते हैं क्या? हाँ, 1 रखने पे ये 24 हो जाएगा, 3 8 24, ये भी सही है, बट अधिकतम बोला है इसलिए हम लोग 1 को नहीं लेंगे। 1 के बाद में हम लोग ले सकते हैं 4, क्योंकि देखो 4 जब रख देंगे तो 3 नाम 27 पड़ जाएगा, और 3 नाम 27 पड़ेगा तो ये सही तो है, बट एक और देख लेते हैं बड़ा। तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 30 बन जाएगा, है तो एक ही डिजिट में ना। 7 जब मैं इसमें जोड़ूंगा P का मान 7 रखने पे तो ये 30 हो जाएगा। 3 9 30 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है इससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ा नंबर जब आप लोगे तो वो 10 होगा, जो कि 2 डिजिट में होगा, इसलिए नहीं ले सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं P का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमसे पूछा है P इंटू Q, तो कहने का मतलब है कि 8 इंटू 7 करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा। ये आपका राइट आंसर है 56। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 56 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और आपको लगता है और बेटर आप कर सकते हो, बेटर ऑप्शन है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखें, चलिए x² माइनस 8x प्लस 15 दे रखा है एक टर्म, और हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 एक इक्वेशन दे रखी है। हमसे पूछा लासा क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है LCM, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस है, यहाँ पर 5 3 15, 5 और 3, एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6। कहने का मतलब है तीनों टर्म माइनस के होंगे। तो देखो इसमें माइनस का स्क्वायर तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। यहाँ प्लस का टर्म है, ये भी नहीं बनेगा। ये इसमें भी प्लस है, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो ये टर्म बचेगा।
भाई सिंपल सी बात है ना, इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 5 × 15 में, और इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 में। बाकी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास x² -8x लिखा हुआ है प्लस 15 लिखा हुआ है। x² माइनस हो जाएगा 5x, माइनस हो जाएगा 3x, क्योंकि 5 × 15, 5 और 3 8 हो गया, प्लस में 15। ठीक है, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x -5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x -3 5 15। तो यहाँ तो हो गया x -3 हो गया एक टर्म हो गया x -5। तो पहले इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो x² है -5x है प्लस में 6 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे x² माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस का 2x, प्लस में हो जाएगा 6। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉमन ले लेते x, देन बचा x -3। यहाँ पर देखेंगे माइनस का 2 कॉमन ले लो, बचा कितना x -3। अब यहाँ पे टर्म देखेंगे तो x -2 निकल के आया और x -3। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब है इनमें देख लो भाई, मतलब ये है एलसीएम का मतलब है कि जिसमें विभाजन हो जाए। तो देखो x -3 दो बार है, इसका मतलब है एक बार लिख दो, तो x -3 एक बार लिख गया। इसके बाद में x -5 है, x -5 है, x -2 है, x -2 है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें x -3 कॉमन होने की वजह से सिर्फ एक बार ही लिखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये टर्म जो है इससे भी विभाजन होना चाहिए, इसका डिवाइड इसमें जाना चाहिए और इसका भी डिवाइड इसमें जाना चाहिए। तो दोनों का डिवाइड हो रहा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। देखिए व्यंजक एक का हमें एक इक्वेशन सी दे रखी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें और बहुत सिंपल है, एक बार देख लीजिए फिर मैं छोटा कर दूंगा। यहाँ पर समझ लीजिए ये x² लिखा हुआ, क्या मैं इसे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझो 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ क्या मैं 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक का स्क्वायर करो कर लो। यहाँ देखेंगे a² -b² बन गया, यहाँ भी a² -b² बन गया, नीचे हम गुणा करके लिख लेते। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ऊपर देखेंगे a² -b² है, तो एक बार तो मैं इसको क्या कर लूँ, देखिए a² -b² क्या हो जाएगा, एक बार प्लस कर लो तो x +3, देन दूसरे ब्रैकेट में x -3 लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरी तरफ हमें दे रखा है 3x है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस हो जाएगा 1 और 3x माइनस हो जाएगा कितना, 1। इतना क्लियर हो गया। मैं उधर वाला ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ। देन डिवाइडिंग में देखेंगे तो डिवाइडिंग में हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए 3 का गुणा कर लो, 3x -1 कितना हो जाएगा, 3x -1 अपॉन में कितना है हमारे पास 3। देन मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 - x अपॉन में हो जाएगा कितना, 3। राइट, इसके बगल में लिखा हुआ मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते, चाहो तो यहीं पे देख लो। ऊपर तो 9 लिखा हुआ है और नीचे की तरफ हमारे पास है 3x +1 अपॉन 3, एक टर्म ये है। दूसरा टर्म है 3 + x अपॉन में लिखा हुआ है 3। ये टर्म हमें दे रखे हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कट कर देता हूँ। देखो ध्यान से समझो मेरी बात कि यहाँ पर 3x -1 है, 3x -1 से 3x -1 उड़ा दो, 3x +1 से 3x +1 उड़ा दो, 3 + x से 3 + x उड़ा दो, प्लस चाहे कहीं भी हो। बट यहाँ पर देखेंगे 3 - x है, यहाँ पर देखेंगे x -3 है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले टर्म में, ठीक है, ऊपर वाले टर्म को या नीचे वाले को किसी को भी चेंज कर लो। अगर मैं देखो इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो कहने का मतलब है जब मैं माइनस कॉमन लूँगा बाहर, तो माइनस कॉमन लेते ही ये माइनस का x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 3 तो यहाँ पर भी है, तो प्लस का 3 माइनस का 3, तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी यहाँ पे, लेकिन -1 बचा, ऐसे समझ लो। अब हमारे पास 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 ये है। जब मैं इन्हें ऊपर पहुँचाऊँगा तो ये गुणा में पहुँचेंगे 9 के बगल में, तो -1 देन मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई 3 × 9, देन मल्टीप्लाई 3 × 9। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 729 होता है, बट इसमें माइनस का सिंबल आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, माइनस का 729। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंप्लीफाई तो करना था। सिंपल ओपन करने के बाद में कट हो गया, बाकी का हम लोगों ने ऊपर पहुंचा दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, cot 4a
कॉट की पावर 4a दे रखी है, देन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दे रखा है, और हमसे पूछा है कॉस ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, कॉस की फॉर्म में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास कॉट 4a है, कॉट 4a, देन बीच में प्लस दे रखा है कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कॉट स्क्वायर ए हम लोग कॉमन ले लेते, देन बचा कितना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 देन इक्वल टू 1। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर ये कोसेक के बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अच्छा, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम लोग, सॉरी ये यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है, क्या होगा ये, कॉट होगा, तो कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 लगा हुआ है, साइन स्क्वायर ए गुणा करके कितना बन जाएगा भाई, साइन की पावर 4a, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन की पावर 4a, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब बट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें दोनों फॉर्म कॉस में दे रखी हैं, तो अब इस साइन को चेंज कर लो कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग उसी पर अगर जाएं तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, देन प्लस कॉस स्क्वायर ए का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4a, देन माइनस 2a भी होता है 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, हमसे जो पूछा था कॉस ए पूछा था और 3 कॉस स्क्वायर ए पूछा था, यही तो पूछा था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ कुछ मिस्टेक है, चलिए देखते हैं। इसको जब हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, और इसको 1 को इधर भेज दो तो ये माइनस का 1 बराबर हो जाएगा कितना, कॉस की पावर 4a, देन माइनस ये जो जोड़ेगा उधर जाके जुड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर है ना, तो माइनस का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर ए। तो हमसे यही टर्म पूछा है, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट है, कॉस की पावर 4a आएगी, कॉस की पावर 4a आएगा, जो कि यहाँ पर है कॉस की पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, -1 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि यही हम लोग बना सकते हैं, यही पूछेगा, तो इतना टफ भी नहीं है, सिंपल ही है अगर आप ध्यान से करोगे तो। हाँ, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है फालतू के क्वेश्चन। बोले जब सूर्य की शीर्ष लंब 45 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होती है तो समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है। टावर की ऊंचाई कितनी, देखो एक है ये टावर, क्लियर। अब इस टावर से एक तो ये एंगल बना दिया मैंने 30 डिग्री, एक बना दिया 45 डिग्री जो भी है, तो ये एंगल जितना ही इसके पास में होगा एंगल तो वो बड़ा होगा, तो अंदर वाला बड़ा होता है, बाहर वाला छोटा होता है, ऐसे समझ लो। और ज़्यादा चलोगे तो 25, 20, 5 डिग्री तक दूर चलते जाएंगे। ये मेरा टावर है यहाँ पर, ठीक है, 45 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है, और हमें ये परछाई की दूरी दे रखी है कितनी, 40 मीटर, राइट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमसे पूछा टावर की लंबाई क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा क्या कि एक टिग्नोमेट्री रेशियो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री जब होता है तो 1/√2 होता है। देन दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब एक 60 डिग्री होता है और एक जब 30 डिग्री होता है तो 30 के सामने वाला 1 हो जाता है, 60 के सामने वाला √3 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। समझ गए मेरी बात। तो अब मेरी बात को समझो कि 45 डिग्री के सामने वाला अगर मैं रेशियो ग्रीन से बना रहा हूँ, ये 45 वाला मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ जिससे समझ में आए कौन सा किसके साथ का है, तो 45 डिग्री के सामने हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, इतना बड़ा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा √2 फिलहाल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, ये है 30 डिग्री,
30 डिग्री के सामने होता है 1। ये दोनों बराबर होने चाहिए, कॉमन जो रेशियो होगा वो तो सेम रहना चाहिए, और सेम आ रहा है, ये हमारा अच्छा पॉइंट है भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ये पूरा 60 डिग्री होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर √3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। अब इन तीनों चारों में से हमें वैल्यू किसकी पता है? तो आप बोलोगे कि ये पूरी √3 है, ठीक है, और अगर मैं √3 में से इस एक को हटा दूं, जो कि एक इतना है, इस एक को हटा दूं तो 40 मीटर के बराबर होगी। तो √3 - 1 जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगा? इतना रेशियो। आप बोलोगे सर 40 मीटर के। क्यों? इसमें से अगर मैं ये हिस्सा हटा दूं तो 40 मीटर के बराबर बचा। तो एक रेशियो का मान जब हम निकालेंगे तो 40 बट्टे में आ जाएगा कितना? √3 - 1। यही आपका उत्तर है। क्यों? क्योंकि भाई एक रेशियो यहाँ पर तो सेम है। इनकेस ये दोनों अलग अलग होते, मान लो 1 2 होते, तो पूरा रेशियो में मल्टीप्लाई करके हमें बैलेंस करना होता। अभी जो हमसे पूछा सिर्फ एक रेशियो का मान पूछे, जो कि 40 बट्टे में √3 - 1 होगा। बट यहाँ पर क्या है? हमें कॉन्जुगेंट का गुणा करना होगा, +1 करके √3 + 1 करेंगे तो देखो a² - b² बनेगा। तो इसका स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया, बचा कितना? नीचे 2, नीचे 2 बच रहा है। 2 से 20 बार काटेंगे तो 20 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1। ये आपका राइट आंसर होगा। कितना? 20 √3 + 1। आप देख लीजिए 20 √3 + 1 आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था। अगर ये रेशियो पता है, सिंपल चिपका दो, सिंपल कर लो भाई। आगे चलते। एक लंब प्रिज्म का आधार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए भाई, एक प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है, जिसका आधार हमें दे रखा है, मान लीजिए कैसा भी बना लो, ये एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये आधार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो क्या आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कर लो। और अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो एरिया बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 4 × 4। 4 से 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ पता चल गई हमें आधार के बारे में। आगे चलते हैं। यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CA दे रखा है हमें, ठीक है, या एरिया दे रखा है, तो प्रिज्म का आयतन पूछा है, तो सबसे पहले ये पता कर लो आयतन होता क्या। आयतन में हमें ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, और आयतन में अगर ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है हमें क्षेत्रफल से किसी भी तरह ऊंचाई निकालनी होगी। तो CA जो बराबर होता है, एरिया बराबर होता है हमारा आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब आधार का परिमाप, देन इसमें गुणा कर दो आप किसका? ऊंचाई का। तो CA कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? 120। पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 12, ये दे रखा है 12 आधार का। देन मल्टीप्लाई h का मान निकालेंगे तो 10 बराबर कितना हो गया? h हो गया। अब हमसे पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, देन मल्टीप्लाई ऊंचाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ऊंचाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आधार का एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 4√3, देन मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 10, तो 40√3 आपका राइट आंसर होगा। बताओ 40√3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। कितना सिंपल है, बोलो क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ था? वीडियो को लाइक कर दीजिए बॉस। हाँ, क्वेश्चन देखिए। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, कहने का मतलब है दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको एक छेदी रेखा काटती है, और तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर दे रखा है। कहने का मतलब है एक ही तरफ के ये दोनों एंगल हैं, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, लेकिन आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है। आप बोलोगे सर 180 डिग्री। तो a + b जब हमें दे रखा है 180 डिग्री, तो एक बात बताओ a - b कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 40 डिग्री। अंतर का मतलब
पूछा गया हमसे बड़ा या छोटा, छोटा पूछा है तो माइनस कर दो, छोटा पूछा है तो माइनस कर दो, तो बचा कितना 140 देन डिवाइडेड बाई 2, उत्तर कितना आ जाएगा 70 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। बताओ बॉस कितना सिंपल था। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ होगा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8वें में बोला है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमसे पूछा है x की पावर 6 देन प्लस वाई की पावर 6। इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब देन प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा, जो कि बराबर होगा किसके, तो आप लोग बोल सकते हो ये टर्म बराबर होगा एक्स स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। देन दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 देन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है अब ये हमें किसी भी तरह बनाना है, तो ये आप अगर बनाओगे तो यहाँ से बन सकता है। जब मैं इस टर्म को इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी। जब ये इधर आ जाएगा तो इक्वल टू में किसके बराबर होगा 0 के, और अगर ये 0 हो गया तो 0 में इस नंबर का गुणा करेंगे तो फाइनल उत्तर क्या बोलोगे फिर आप, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल है भाई। मैंने उसे ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन किया तो पता चला ये होता है, इसको इधर भेज देंगे ये माइनस में आएगा, बराबर 0 के हो गई। ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना सिंपल है। निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% अर्जित करती है, दूसरे निवेश पर 20% हानि। यहाँ पर अर्जित का मतलब लाभ है, यहाँ पे हानि है। 2:3 के अनुपात में थे, जो कि हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो हम लोग इसमें ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ट्रिपल स्टार क्या होता है। तो ट्रिपल स्टार लगाने के लिए सिंपल रेशियो को लिखेंगे, 2:3 बराबर हो जाएगा 5। इसमें गुणा करेंगे 10 का, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 20 का, 20 तिया 60 हो जाएगा। बट याद रखना क्या ये माइनस में है, ठीक है, हानि हो रही है, ठीक है। अब हमसे पूछा ये तो हानि हो रही है और बराबर में कितना हो जाएगा। अब देखो ये लाभ अर्जित कर रहा है तो 2:3 दे रखा है ना, 2 में गुणा करेंगे, ये तो हो गया प्लस का 20 देन माइनस का 60 है। तो यहाँ पर माइनस का बचेगा कितना, आप बोलोगे सर 40 बचेगा। माइनस के 40 को जब हम 5 से विभाजन कर रहे होंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 5 × 40 होता है। तो माइनस का दे रखा है तो इसका मतलब है लॉस होगा कितने का, 8% का। तो 8% की हानि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। क्या करना था, सिंपल 2:3 लिखना था। देन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो सिंपल इसे प्लस से डिनोट कर दिया, इसको माइनस से। प्लस माइनस सिर्फ लाभ और हानि को बता रहे हैं। देन इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो माइनस का 40 मिला। अगर यहाँ प्लस का बचता तो लाभ होता, अभी यहाँ माइनस का है। ऊपर वाले रेशियो से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 कहाँ से आया, ऊपर से आया, जिससे कि परसेंटेज में वैल्यू बन जाए। तो 8% हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि हानि होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो मैंने लास्ट वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और इस क्लास में भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए जाता है, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा आसान भी है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ सकते हो, बट आप लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगा। यह होमवर्क के लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 25/2। 25/2 कैसे लिख सकते हैं, 12.5 को हम लोग तोड़ सकते हैं, पॉइंट उठा के बट्टे में 10 आएगा, देन 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25/2। इसी प्रकार से पॉइंट हटाने से यहाँ 18 सही 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 18 सही 3/4 लिख दो। 18 चौक 72, 3 75/4 हो गया। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा 75/4। यहाँ पर सी प्लस ए बराबर हो जाएगा कितना,
15। सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 पंजे 75, 75 से एक बार बट नीचे वाले 4 का गुणा करेंगे, यहाँ 25 तिया 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 कैसे बना, 25 तिया 75, 3 आया, 3 का गुणा इस 2 में किया तो 3 दूनी 6 हो गया। ये इनकी क्षमता निकल आई। बट ये सिंगल सिंगल नहीं है, यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर सिंगल बनाना है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बनानी है सिंगल सिंगल, तो 6 और 4 10, 5 15, 15 बट्टे 2, मतलब सिंगल सिंगल की क्षमता जो आएगी 7.5 आएगी। और 15 क्या होगी, 15 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी होगा। अब हमसे पूछा गया, आगे देखेंगे, आगे बोला ए बी सी मिलकर उसी कार्य को डी के साथ, कौन के साथ, डी के साथ भाई, डी के साथ पूरा कर पाएंगे जो सी के केवल, सी से केवल 40% कुशल है। तो सबसे पहले सी की क्षमता निकालो, और देखो सी की क्षमता निकालनी है तो ए और बी को माइनस कर दो। ए और बी की क्षमता कितनी है, 6। जब ए और बी 6 हैं तो सी कितना होगा, 7.5 में से आप बोलोगे सर 1.5 होगा, बस कितना होगा, 1.5 होगा। चाहे तो आप 3/2 लिख लो, चाहे तो आप इसे 1.5 लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला जो डी है इसका कितना है, 40% है, मतलब 2/5 है। 2 से 2 काटेंगे तो 3/5 निकल कर आएगा। 3/5 का मतलब होता है 0.6। ये कौन है, ये डी की क्षमता है। ए बी सी की ये है, डी की ये है। हमसे पूछा है कि बताओ ए बी सी और डी के साथ मिलकर कितने दिन में पूरा होगा। तो 75 वर्क है, कितने दिन में पूरा कराना है, इसको जोड़ लेंगे तो 8.1 मिलेगा हमें। कितना मिलेगा, 8.1 मिलेगा। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है भाई। चाहो तो 10 कर लो, इंटू 10 कर लो। 3 से काटेंगे तो 3 से 27 या 81 होता है, 3 से 25, और 25 से काटेंगे तो 250/27 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा आंसर, 250/27। 27 से कितनी बार जा सकता है, 27 नम्मा 7 नाम 63, 143 होगा। 27 नम्मा 143, बचा कितना, 7/27। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था। देखिए ए बी सी की क्षमता निकाली हमने, ए बी सी की क्षमता निकालने के बाद ए और बी की क्षमता देखी तो यहाँ मिली 6। जब ए और बी 6 है तो सी कितना हो जाएगा, 3/2 ले लो, चाहे ये ले लो। इसका निकालना पड़ेगा फिर हमें 2/5, क्योंकि 40% बोला है ना इसमें। हमने देखा डी की क्षमता ये है, हमसे पूछा है चारों का मिला के, तो 8.1 कैसे आया, इसमें ये जोड़ दिया मैंने, जोड़ने पे 8.1, बाकी कैलकुलेशन है। बताओ, था सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे। 2 पाइप एक टंकी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है, ठीक है, पूछने लायक है किसी से। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए पाइप भी भरने वाला है जो कि 12 घंटे में भरता है, और बी पाइप भी भरने वाला है जो कि 16 घंटे में भरता है, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 48, तो 12 चौक 48 होता है, 16 तिया 48 होता है। अगर ये दोनों ही टंकी को भरेंगे तो कितनी देर में भर लेंगे, आप बोलोगे सर 48/7 घंटे में ये पूरी तरह टंकी भर जाएगी। सही बात है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। अच्छा, पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक छेद, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट अधिक लगे, 90 मिनट। एक बात बताओ, अगर ये रिसाव ना होता तो समय तो इतना लगना था। रिसाव होने की वजह से टंकी कितनी देर में भरी, 90 मिनट और पानी चला। कहने का मतलब है कि जब तीनों पाइप टंकी में चल रहे हैं तो हमारे पास जो समय लगता है, समझना क्वेश्चन को, करना बहुत सिंपल है। टाइम जो लगता है वो टाइम कितना लगता है, 48/7 तो लग ही रहा है, लेकिन इसमें 90 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है। कहने का मतलब है ये समय लगेगा अब टंकी को भरने में, ये समय लगेगा अब टंकी को भरने में। कौन से पाइपों से, ए बी और माइनस वाला सी। कहने का मतलब है सी तो रिसाव हो गया। तो टोटल मिला के अगर मैं देखूं, सी वाला जो पाइप है वो भी इतने घंटे चल रहा होगा, ए वाला जो पाइप है इतने घंटे चल रहा होगा, बी वाला पाइप है इतने घंटे चल रहा होगा। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये रिसाव वाला पाइप होता ही नहीं,
रिसाव वाला पाइप होता ही नहीं तो इतना समय लगता, बट रिसाव होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से ये समय एक्स्ट्रा लगा। अच्छा एक बात बताओ, ये समय एक्स्ट्रा जो लगा है सी पाइप होने की वजह से लगा है, तो क्या इस समय में ए और बी काम कर रहे होंगे? हाँ भाई, जितना उसने सी पाइप ने पानी लीकेज किया शुरुआत से लेके अंत तक, उतना काम जो है ए और बी ने क्या किया होगा, इतनी देर और एक्स्ट्रा किया। मेरी बात को समझना कि ए और बी ने इतना समय एक्स्ट्रा काम किया। क्यों किया? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं सी एक रिसाव वाला पाइप है जो कि पानी लीकेज करता है, इसी वजह से ए और बी ने इतने समय तक और मेहनत की, यही तो बोल सकते हैं। तो अब मेरी बात को समझना कि अगर मैं ये बोलूं कि सी जो पाइप है, सी जो पाइप है, समझना सी जो पाइप है, पहले ये समझ लो सी जो पाइप है वो टोटल काम कितना कर रहा है, देखो 48/7, देन प्लस कर लो 90/60। ये क्या है हमारे पास, ये टोटल टाइम है हमारे पास, क्या है, टोटल टाइम है। टोटल टाइम कहने का मतलब है तीनों पाइपों ने इतनी देर काम किया, ए ने भी इतनी देर काम किया, बी ने भी इतनी देर काम किया, सी ने भी काम किया। लेकिन जितना पानी सी ने बाहर निकाला है, जितना पानी सी ने बाहर निकाला है उतना ही ए और बी ने 90 मिनट में भर दिया होगा। मेरी बात को समझो, 90 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि ए और बी को भरने में लगा, या ये बोल सकते सी पाइप से लीकेज हुआ इतनी समय का पानी, तो इसीलिए ए और बी ने 90 मिनट एक्स्ट्रा लिए भरने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो 48/7 और प्लस 90/60 में अगर मैं सी का गुणा कर दूं तो क्या ये सी की क्षमता हो जाएगी? मेरी बात को समझो, सी की क्षमता मैंने मानी सी की इफ़िशियंसी मैंने मानी सी, और सी का जैसे ही मैंने गुणा कर दिया तो ये तो टाइम था और ये थी इफ़िशियंसी। जब मैंने इफ़िशियंसी में टाइम का गुणा कर दिया तो टोटल मिला के ये निकल कर आ गया हमारे पास कि इतने समय में जो पानी निकला है बाहर सी के द्वारा वो ये है, ठीक है। लेकिन सी के द्वारा निकाला गया पानी तो कोई ना कोई तो भर रहा होगा, क्योंकि टंकी 90 मिनट बाद भर रही है और एक्स्ट्रा के बाद। तो अगर सी का पानी इतनी देर बाद मतलब इतनी देर तक चला, सी जो है पानी बाहर की तरफ लीकेज करता रहा, तो इसका मतलब है कि ए और बी कहीं ना कहीं उसी जितना पानी बाहर निकला था उतना ही पानी भरने में 90 मिनट अधिक लेते हैं। जितना पानी बाहर सी ने निकाला उतना ए और बी मिलके 90 मिनट में भर रहे हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जितना पानी इधर सी ने बाहर निकाला है उतना ही ए और बी की क्षमता में गुणा कर दें हम 90 मिनट का, क्योंकि 90 मिनट इन्होंने काम किया है। ये 90 मिनट ए और बी एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं? आप बोलोगे सर क्योंकि सी पाइप लीकेज वाला पाइप है, जितना सी बाहर निकाल रहा है पानी उतना ही हमें समय एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर सी पाइप ना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, 90 मिनट लगते ही नहीं। तो इस पॉइंट को समझना, थोड़ी सी मैंने जो टोन बोली है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये उतना पानी है जो कि ए और बी ने भर दिया, किसकी वजह से? क्योंकि इतना पानी ही सी ने बाहर निकाला होगा। भाई टंकी तो पूरी भरी जा रही है, तो सी ने जितना पानी बाहर निकाला उतना ए और बी ने अगले 90 मिनट में भर दिया। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 उड़ा दो, 3 त्रिका 9 कर दो, 3 दूनी 6 कर दो। यहाँ पर देख लेते 0 0, 3 त्रिका 9 कर दो, 3 दूनी 6 कर दो। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, सी गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 14 हो गया। ऊपर देख लेते हैं 7 दूनी 48, दूनी 96, देन प्लस हो जाएगा 2 7 7 3 21, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, देन बराबर हो जाएगा। अच्छा ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, ए और बी 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में गुणा हो जाएगा 3/2। यहाँ से सी की क्षमता निकालनी है हमें बस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 7 बार चला जाएगा, ठीक है। देन इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 हो गया, 9 10 11 117, सी गुणा 117/7, देन बराबर 7 × 3। तो ये क्या 7 से डिवाइड होगी, 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, बचे कितने 4, नहीं जा रही है 3, 7 से। तो हम लोग इस 7 का तो गुणा कर देते हैं, 3 से इसको भाग दे देते हैं। 3 से देखेंगे 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, तो 39C बराबर हो जाएगा 49। तो सी की जो क्षमता आएगी 49/39, ये हमारी सी की क्षमता है। और ये इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होगा। जैसे मैंने समझाया वो समझ लो चीज़ों को। सी इतनी देर तक पानी निकालता रहा है
और इतना ही पानी ए और बी ने एक्स्ट्रा 90 मिनट में काम किया है। समझ गए? यहाँ पर देखेंगे सी की क्षमता आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रिसाव द्वारा, रिसाव मतलब सी पाइप के द्वारा भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सी बराबर हो जाएगा 48, 48 बट्टे 49, देन 49 में गुणा कर देंगे 39 का। इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा मेरे हिसाब से 38 सही 10 बट्टे 49 जो भी आए। ठीक है, इसको तोड़ लेना चाहिए तो 13 या 39 में तोड़ लो, 13 और 3 का गुणा कर लो। ठीक है, गुणा करने के बाद में आपको क्या मिलेगा 49, 49 से डिवाइड कर लोगे तो उत्तर आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप भी किया करो, है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है भाई, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दुगना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय उसके पहले समय के बराबर है। ये वाली लाइन, पहला और चौथा बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं, चाल दे रखी है हमें और डिस्टेंस पता है शुरुआत में 10 किलोमीटर के लिए 40 है। तो पहला वाला अगर मैं टाइम देखूं, शुरुआती अगर मैं देखूं फर्स्ट वाले 10 किलोमीटर को चलने में इसको जो टाइम लगता है, टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 10 बट्टे 40 के हिसाब से चलेगा तो समय लगेगा 1/4। अच्छा 1/4 को मैं अगर मिनट में देखूं तो आप बोलोगे सर 60 का गुणा कर तो ये 15 मिनट के बराबर होगा। समझ पाई मेरी बात को? पहले जो घंटे हैं, पहले जो 10 किलोमीटर चल रहा है, ध्यान से समझना, उसको 40 की चाल से चलता है तो 1/4 का समय लगता है। कहने का मतलब है 15 मिनट का समय लेता है। अब चलते हैं, देखिए पहली वाले स्टेप में तो पहले 10 किलोमीटर में 15 मिनट, दूसरे 10 किलोमीटर में क्या बोलता है देखो, दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। देखो पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय जो कि दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना है। दुगना कौन है? ये। अगर ये दुगना है तो दूसरे 10 किलोमीटर में जो इसने देखा तो ये कितना हो जाएगा 7.5 मिनट का समय लेगा। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में जो लिया गया है समय, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, चौथे का आधा है। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा पहले के बराबर है। तो चौथे 10 किलोमीटर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर समय कितना लग रहा है 15 मिनट का ही लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तीसरे में तो तीसरे में बोला इसका आधा है तो मतलब 7.5 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है। तो ओवरऑल अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड अगर पूछिए तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अगर हम देखेंगे 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 30 मिनट, 7.5 7.5 मतलब कितना 15 मिनट ये हो गई। तो 15 तिया 45 मिनट हो गई। तो 45 मिनट को अगर मुझे घंटे में बदलना है तो ऊपर 60 का गुणा करना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। 5 नम 45 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 × 40 हो जाता है, 3 × 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 8 दूनी 16 होता है। तो 160/3 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। बताओ कितना सिंपल था, बताओ कितना सिंपल था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी 1400 मीटर, ए और बी 1400 मीटर एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ए की चाल 33 मीटर पर सेकंड है, बी की चाल 47 मीटर पर सेकंड है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में दौड़ते शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे दोबारा मिलेंगे? दोबारा मतलब दूसरी बार मिलेंगे, सेकंड टाइम, पहली टाइम नहीं, दूसरी बार मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल में जब कोई व्यक्ति अगर दौड़ता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ से दौड़ाना शुरू किया, एक को इधर एक को इधर, ठीक है भाई। टोटल मिला के 1400 मीटर डिस्टेंस है। अगर इसकी चाल 33 मीटर पर सेकंड है और इसकी चाल है हमारी 47 मीटर पर सेकंड है, तो एक बात बताओ, जब ये चलेगी यहाँ से, जब ये चलेगा तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी विपरीत दिशा में। तो 37 33 कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकंड की चाल हो गई। अब इससे जब हम देखेंगे तो इसको समय कितना लगता है? 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 70 बार और
35/2 सेकंड का समय लगता है। ये कब लगता है? जब ये पहली बार मुलाकात करते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमने लगा दी। तो पहली बार मान लीजिए ये कहाँ मिले, पहली बार पॉइंट पर मिले, ये यहाँ इस पॉइंट पर मिले। भाई पहले राउंड में भी मिलेंगे, लेकिन हमसे पूछा सेकंड टाइम पे। जब ये सेकंड टाइम पे मिलेंगे तब भी फिर 35/2 सेकंड का समय लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 35/2 में 2 का गुणा कर दो, भाई 2 राउंड हो गए। तीसरी बार पूछेगा तो 3 का गुणा, चौथी बार पूछेगा तो चौथे का गुणा, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम मिलने का जो समय है वो ये है, हम इसके हिसाब से गुणा करते चलेंगे। 2 से 2 काटेंगे तो दूसरी बार जो मिलेगा वो 35 सेकंड में मिलेगा। 35 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बताओ कितना सिंपल था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। स्थिर जल में एक नाव की चाल हमें दे रखी है, जो कि क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, और धारा की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव द्वारा धारा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है, मतलब 45 किलोमीटर जा रहा है। कितना? 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना। मतलब एक बार तो धारा के साथ में जाएगा, एक बार विपरीत जाएगा, क्योंकि एक बार ही तो जा सकता है, ऐसा तो नहीं उसके साथ पानी भी अपनी डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब ये धारा के साथ में जाएगा तो 30 + 7 मतलब 37.5 की स्पीड से जाएगा, और 37.5 की स्पीड से अगर ये जाएगा तो 37.5 रख दो बट्टे में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा एक और बात हमसे क्या पूछे, कुल समय पूछा है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए प्लस कर लो फिर इनको, और क्या कर सकते हैं। इसको कर लेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। सिंपल, प्लस कर लो फिर। यही तो होगा ना भाई। ये तक आने में यात्रा में कुल कितना समय लगा? इतना समय तो जाने में लगा, मतलब धारा की दिशा में, ठीक है, और इतना अपस्ट्रीम में लगा, मतलब विपरीत दिशा में लगा। तो इनको कैलकुलेट करना बस, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पॉइंट को हटा दो बट ऊपर 10 कर दो, पॉइंट को हटा दो ऊपर 10 कर दो। ध्यान से समझना, ये 450 बन चुका है, या तो लिख लो ये 450 बन चुका है। इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि 25 से काटने वाला हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम 25 से कट करेंगे तो देखो 25 नंबर 225, 25 से 4 छक 16, 17, 18 बार चला जाएगा। 25 से ये 18 बार जाएगा, 25 से 3 चौक 12, 13 14 15 बार ये जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 ये चला गया, 3 5 15, 3 6 18, 6/5, और यहाँ पर है प्लस में 2। तो हम लोग 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16, 16/5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3.2 आर का समय लगेगा अगर ये मीटर पर सेकंड में नहीं है तो। 3.2 ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितना सिंपल है भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे डाउन स्ट्रीम चल रही है गाड़ी और यहाँ पर अप स्ट्रीम चल रही है, इसलिए माइनस की है। एक बार मैंने प्लस कर ली 30 में 7, एक बार माइनस कर दी 30 में से 7.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है, चलिए देख लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, 64% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब ये है 64 ने डाले, ठीक है, जिनमें से 4% अवैध घोषित कर दी गई। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि कुल वैध मतों का 64% है। 64% ये है कब? सब कुछ कटने के बाद। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या है? देखिए मान लीजिए कुल संख्या हमारे पास है x। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो टोटल संख्या x मानी, जिसमें से 64 ने तो डाली है, 64 ने डाली। इसमें वैलिड लिखा करो, क्या लिखा करो? वैलिड लिखा करो, ठीक है, वैलिड लिखा करो जो कि लोगों ने वोट डाले हैं, गलत मत लिखा करो, ठीक है। 64/100 देन मल्टीप्लाई। 4% मत अवैध थे तो इनवैलिड थे। वैलिड कितने होंगे? आप बोलोगे सर 96 होंगे, तो 96/100 हो गया। इसके बाद में बोला गया कि ये जो वोट हैं टोटल वैध मतों के 64% थे, तो एक और बार 64 आ गया, 64/100 हो गया। देन बराबर हो जाएगा किसके? 12288। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लेते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले एक काम करते हैं, 4 से काटते हैं प्यार से, बहुत अच्छे से। 4 से 16 बार, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे 16 बार, 4 से इसको काट, 4 सत्ते 28, 28 के बाद 2 बचे, देन 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 24 के बाद 3, 4 8 32, ठीक है। यहाँ देखेंगे दोबारा काटना चाहो तो काट सकते हो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से
4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 96 से ये पूरी वैल्यू कितनी बार चली जाएगी? 2 बार चली जाएगी। ठीक है। अच्छा 2 से ये कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर ये 50 बार जाएगा। ये 4 से ये 50 बार हो गया, ये 50 बार हो गया। इसमें क्या है हमारे पास कि 2 से 2 8 16 हो गया, 2 से 25 ये हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 से 25 ये हो गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 से 25 हो गया। तो 25 25 25 25 का क्यू होता है 15625। ये तो पॉइंट में आ रहा है। फिर कहाँ मिस्टेक की हमने? 15625 बट्टे में 2, ये वाला 2 कैसे बच रहा है? चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, कहीं हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुई, बट कहाँ हुई ये नहीं समझ पाऊंगा। 64 ही है दोनों जगह पे, 96 ही होगा, 4% मतभेद है, तो हमने बिल्कुल सही काटा है यहाँ तक। और बाकी हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो और थोड़ा सा हमें रफ करना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे, वाइट कलर से ले लेते हैं। 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 8 32, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 दूनी 8। 196 से कितनी बार? 2 बार। ठीक है भाई। अच्छा ये 2 बचा हुआ है, मैं भूल गया था, 2 से 2 कट जाता, चलिए कोई नहीं। ये 2 इस साइड में लिखा हुआ, हमने गलत काट दिया था पहले। तो 4 से 16 बार, 4 से 25 बार, 4 चौक 16, देन 4 से 25 बार, देन 4 से ये 25 बार। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये बचे हैं, ये बचे हैं। जब मैं इसका गुणा इधर करूँगा तो इधर 2 बचा हुआ है, इधर 2 बचा है, तो मैं इस 2 को भी यहीं लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया 25 का क्यूब 15625, देन गुणा कर दो 2 का, 2 पंजे 10 की 0, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिंग 12 की 2, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 एकम 2 और 1 3, 31250 आपका राइट आंसर होगा। वो मैंने इधर वाली 2 से काट दिया था, बट कोई नहीं। 31250 जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी को 33% के लाभ पर, ए बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, बी उसे 20% की हानि पर बेच देता है। जब कोई चीज़ लगातार बेची जाती है तो उस केस में आप लोग इनिशियल फाइनल का प्रयोग किया कीजिए। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। जैसे 100 से कोई वस्तु 133 में बेची, ठीक है, और बी ने उसे सी को बेच दी 20% हानि पे, मतलब 5 से 4 में। सिंपल। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ए के लिए आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सी के लिए आएगी। समझ गए? ये लाइन सीरीज में जब तक बिछती चलेगी, लास्ट वाला यहाँ बैठेगा, शुरुआत वाला ये बैठेगा। ये दे रखा होगा, ये पूछा होगा, यही होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो देखो, 4 से इसको विभाजित कर दो, या फिर नहीं कर रही हो तो 4 को गुणा कर लो। 4 तिया 12 की 2, 1 कैरी, 4 तिया 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5। 532 रेशियो का मान हमें दे रखा है 532। एक रेशियो का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो 500, क्योंकि 5 में गुणा 100 का करेंगे और 500 में गुणा 1 का करेंगे तो आंसर 500 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 532 का मान 532 है। 10,000 रुपये पे 20% वार्षिक, 10,000 रुपये पे 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, जो भी हमारे पास पावर आएगी, देखिए जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, और हमसे पूछा हो, वर्ष समय पूछा हो या दर पूछी हो, तो हम लोग रूट वाले मेथड से जाते हैं हमेशा। तो 10,000 रुपये का एक तरफ तो प्रिंसिपल रखो, जो कि कितना है हमारे पास 10,000 रुपये, दूसरी तरफ अमाउंट रखते हैं बॉस। ठीक है, अमाउंट का मतलब है इसमें इसे जोड़ लो। जब हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो 14641 हमें देखने को मिलेगा।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, सही बात है। ये जो लिखा हुआ है 11 की पावर 4 है, तो हमारे पास जो समय होगा वो कितना होगा जी, ये तो पावर होती है 4 ईयर, हमारा उत्तर हो जाएगा। बट अर्धवार्षिक बोला है तो 2 से विभाजित कर दो तो 2 ईयर आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था भाई, जितने का स्क्वायर होगा ऊपर, ठीक है, तो या वर्गमूल जितने का होगा ऊपर से तो उतना हम बोल सकते हैं कि उतने साल होगा। अगर अर्धवार्षिक नहीं होता तो 4 सही होता, बट अर्धवार्षिक बोला है तो इसको आधा जरूर कर देना, ठीक है, ये बात याद रखना। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, ऐसा कुछ लिखा है। विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य से सीपी से एसपी जो है कितना अधिक करता है, 42% अधिक, तो 100 तो ये हो गया, ये 142 हो गया, ठीक है भाई। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पे, अब अंकित मूल्य तो नहीं है फिलहाल, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 12%, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब है ये जो एसपी उसने लिखा है यही हमारा एमपी लिखा है। कहने का मतलब है उसने फिक्स कर दिया कि इतने रुपए में वह बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, 142 में बेचेगा। बट वो क्या करता है, इस पर वह डिस्काउंट देता है। कितने का डिस्काउंट देता है, 15% का। तो इसका 15% निकालना होगा, 142 का 3/, हमें निकालना होगा, या तो 15 का गुणा ही कर लो, सीधे सीधे 100 का हम लोग कर देंगे। तो इसमें अगर 15 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 की 0, 3 कैरी, 15 चौके 60, 3 63, 15 का 15 6 21, तो 2 डिजिट्स पहले 21.30 का डिस्काउंट देगा भाई। कितने का देगा, 21.30 का डिस्काउंट देगा। तो 21.30 का अगर डिस्काउंट देगा, 15% छूट देकर बेचता है, अच्छा निकटतम लगा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21.30 है तो एक काम करो, 22 माइनस करो, तो आप बोलोगे सर 120.7 में बेचेगा। ये क्या है, हमारा फाइनल एसपी है। कहने का मतलब है उसने लिखा तो इतना, सीपी से बनी चीज कितने की, 100 की, मैंने लिख दिया 142, डिस्काउंट देके 120.7 में बेची। प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे सर 20.7 का प्रॉफिट हुआ, लगभग कितना बोल सकते हैं, 21%। ये उत्तर हो गया। 100 से भाग करो, 100 का गुणा करो, 21% आपका राइट उत्तर होगा, और कोई निकटतम नहीं है, निकटतम दे रखा है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है समझिएगा क्वेश्चन को। यदि 2800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है। पहले यहाँ पर देखेंगे 28 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है, x है। तो इसको x का मान निकाल लो। तो 2800 रुपये पे मैं कितना निकाल लूँ भाई, 10 तिया 3, मतलब 10 तिया 30 होता है, तो 3% मतलब 3/10, तो 28 तिया कितना हो जाएगा, 76 हो गया ना, 3 8 8 तिया 24, 24 2 कैरी, 3 दूनी 6 7 8, ये हो गया, ठीक है। 28 दिया कितना हो गया, 84 और 840 रुपये, ये क्या हो गया मेरे पास, इंटरेस्ट हो गया। ये है हमारा x का मान, ठीक है। बस अब इसके बाद 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। तो हमें अब ये ब्याज दे रखा है, और कितने प्रिंसिपल कितना 6200 है, 14% की दर है, तो y का मान निकाल लो। तो देखिए ब्याज कितने का मिल रहा है, 1736 का मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, आप बोलोगे सर 6200 पे मिल रहा है, इनटू कर देंगे 100 का परसेंटेज के लिए, बट्टे में आ जाएगा 14%, यहाँ से निकलेगा हमें क्या, y का मान। यहाँ पर क्या होगा, अगर परसेंटेज रखते हैं तो समय निकल के आता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 निपटा दो भाई, ठीक है। 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, देन 14 के बाद बचा कितना 3, तो 7 से 7 चौक 28, 29 30, 7 8 56, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 124, 62 दूनी 124, मतलब कितना हो गया, 2 आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमसे पूछा x/y, इसका मतलब है 840 बट्टे कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना
दो चौके 8, दो दूनी 4, 420 आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमसे जुड़ें। ठीक है, जिससे मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, आप इसका इंटरेस्ट अलग निकाल सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा था तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट बट्टे प्रिंसिपल इंटू कर देते हैं 100 का, बट्टे में आर या टी में से जो दे रखा है वो रख देते हैं। ठीक है, अगर आर दे रखा है तो टी निकल के आ जाएगा और टी दे रखा है तो आर निकल के आ जाएगा। ये वाइस वर्सा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने वाई निकाल लिया, ऊपर वाले से हमने इंटरेस्ट देख लिया जो कि एक्स का मान है यहाँ पे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 420 आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 420। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बाकी की क्लास नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।